यह पुस्तक आपको सामने वाले की बात को सचमुच सुनने के तरीके सिखाएगी ताकि आप संदेश को पूरी तरह समझ लें। आप सीखेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके संदेश को किस तरह बढ़ाती या घटाती है। आप इससे यह भी सीखेंगे कि अपने लिखित संवाद, पत्र, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज को स्पष्ट, सारगर्भित, पूर्ण और पाठक के लिए ज्यादा आकर्षक कैसे बनाया जाए। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। क्या आपने कभी अकेले पूरी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पर हो और हजारों लोगों की नजरें सिर्फ आप पर टिकी हो? क्या आप भी कोई स्पीच देने से पहले नर्वस फील करते हो? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो ये बुक पीआर जज के देखे। ये आपके दिल से पब्लिक स्पीकिंग का डर हमेशा के लिए निकाल देगी। अब जरा सोचो कि आपको स्कूल के एक इवेंट में कुछ बोलना है। अब इस बात के पूरे चांसेस है कि आप ये सोचकर ही टेंशन में आ जाओगे कि किस टॉपिक पर बोलना है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए टॉपिक चूज करने से लेकर स्पीच डिलीवर करने के मेथड तक हर चीज में ये बुक आपकी हेल्प करेगी। डेल कार्नेज लिखते हैं, द मार्ड ओएनएफ पब्लिक स्पीकिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग के नाम से ही पसीने छूटते हैं। इस बुक में उन्होंने कई सारे टिप्स दिए हैं जिन्हें पढ़कर आप भी एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। इस बुक के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें पब्लिक स्पीकिंग के डिफरेंट टॉपिक्स लिए गए हैं। हर चैप्टर के एंड में कुछ सवाल और एक्सरसाइजेस दिए हैं जो आपको जानने में हेल्प करेंगे कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया है। आपको और गाइडेंस देने के लिए हर चैप्टर के अंदर कुछ सिलेक्शन और पैसेजेस भी है जिन्हें आप मेन टॉपिक के एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चैप्टर अवॉइड ना करें, क्योंकि हर चैप्टर में एक लेसन है और अलग यूज है। चैप्टर 1, अक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑडियंस। अक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस बनाकर रखना। हमें बोलते हुए कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये सोचकर ही अक्सर हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग हमें जजमेंट करेंगे, ये ख्याल हमेशा हमारे मन में रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस डर को खुद पे हावी होने देना चाहिए? अब सवाल है कि इस डर से बाहर कैसे निकले। तो जवाब है फेस इट, यानी डर का सामना करो। आपको ऑडियंस के सामने स्पीच देनी है। फियर ओएनएफ पब्लिक स्पीकिंग यही से स्टार्ट होती है। कई लोगों की आंखें आपको देख रही हैं, ये सोचकर ही आप नर्वस होने लगते हैं, राइट? इस डर से निकलने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितना हो सके उतना पब्लिक के सामने बोलने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद जल्दी ही आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए जितना हो सके पब्लिक के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। आपके अंदर का डर खुद ब खुद हट जाएगा। पहली कोशिश में मिस्टेक हो सकती है, मगर डरने की कोई बात नहीं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पहली बार में सबसे गलती होती है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहो ताकि नेक्स्ट टाइम आप बेटर कर सको। दुनिया के बेस्ट मास्टर स्पीकर्स में से एक डेनियल वेबस्टर अपनी फर्स्ट स्पीच के दौरान इतने नर्वस हो गए थे कि वो स्पीच बीच में ही छोड़कर वापस अपनी सीट में जा बैठे थे। इस बुक में दिए गए 5 स्टेप्स आपको बताएंगे कि ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें। फर्स्ट स्टेप है, आपकी ऑडियंस आपको ऑब्जर्व करती है, इसलिए आपको अपनी ऑडियंस पर फोकस करना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे आपको डायरेक्ट बात करनी है, ना कि दीवार पे लड़की घड़िडिढ़ी से और ना ही उस प्लेटफॉर्म से जिस पर आप खड़िडिढ़ी हैं। इस बात पे कंसंट्रेट करें कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेकंड स्टेप, जो भी आपको बोलना है उसकी तैयारी करके आए। अपनी स्पीच को अच्छे से याद कर लो। एक खाली दिमाग के साथ प्लेटफॉर्म पर जाना बेवकूफ़ी होगी। जब आपका माइंड खाली होता है तो आप दूसरी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो, जैसे मेरे बाल ठीक तो लग रहे हैं, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसके बारे में आप पूरे कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आपके पास स्पीच रेडी होनी चाहिए। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने रिसर्च किया हो, स्टडी किया हो। जाहिर है आप ऑडियंस के सामने ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसके बारे में आप खुद फेमिलियर नहीं हैं। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचो। थर्ड स्टेप है, आफ्टर हैविंग सक्सेस एक्सपेक्टेड, यानी सक्सेसफुल होने के बाद इसकी एक्सपेक्टेशन भी करो। जैसे कि एक डिनर पार्टी में वॉशिंगटन इरविंग ने अपने फ्रेंड चार्ल्स डिकेंस को इंट्रोड्यूस किया। चार्ल्स डिकेंस स्पीच दे रहे थे कि अचानक बीच में ही वो रुक गए। उन्हें इतनी शर्म आई कि वो अपने सीट पे जाकर बैठ गए। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। वो साइड में बैठे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ मुद्दे और बोले, मैंने बोला था ना कि मुझसे नहीं होगा।
देखा मैं फेल हो गया। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अगर आप सोचोगे कि आपसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। फोर्थ स्टेप है अज्यूम मास्टरी ओवर योर ऑडियंस, यानी आपको इमेजिन करना है कि ऑडियंस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स होता है। तो या तो आप में या आपकी ऑडियंस में कोई एक फोर्स होगी। अगर आप पॉजिटिव फील करोगे तो आपकी ऑडियंस भी पॉजिटिव रहेगी। तो इसीलिए ये सोचो कि आप एक कमाल की स्पीच डिलीवर कर सकते हो। एकदम नॉर्मल और शांत रहो, और चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारो। फिफ्थ और लास्ट स्टेप है जल्दबाजी मत करो। जैसा हमने पहले भी कहा है, जितना हो सके कूल रहो। जैसा आपने प्रैक्टिस किया है उसी हिसाब से चलो। जब आपको खुद पे 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि पब्लिक स्पीकिंग इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आप सोचते थे। याद रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर सकते हो, ये भरोसा रखो। डर को दूर भगाकर खुद पे बिलीव करो। चैप्टर 2 एट द सिन ऑन एफ मोनोटोनी टाइम के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में काफी चेंजेस आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ वर्ड्स के एक्स्ट्रा मीनिंग भी ऐड हो गए हैं जो पहले नहीं थे। जैसे कि लाइक ONF वेरिएशन और रिपीटिटियस या डल को अब मोनोटोनस मोनोटोनस बोला जाता है। मोनोटोनस मोनोटोनस डॉट स्पीकर स्पीच के शुरू से लेकर एंड तक एक हो टोन में बोलता है। यही नहीं, वो अपनी पूरी स्पीच में सेम स्पीड और सेम एक्सप्रेशन देता है। कितना बोरिंग है ना, राइट? तो मोनोटोनी एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर स्पीकर्स करते हैं। ऐसा स्पीकर एक थॉट को दूसरे से अलग एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसकी बोली हुई हर बात सेम लगती है। जहां उसे जोर देना होता है वहां भी सेम टोन होती है। इससे होता यह है कि ऑडियंस बोर होने लगती है। स्पीच में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर कोई आपके पास आकर बोले कि आपकी स्पीच मोनोटोनस मोनोटोनस लगी, तो बुरा मत मानो। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना सीखो और इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। स्पीच देते वक्त उन वर्ड्स या फ्रेजेस पर ज्यादा जोर दो जो आप ऑडियंस के नोटिस में लाना चाहते हो, और जहां जरूरत हो वहां अपनी टोन का वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो। कुछ लोगों का मानना है कि मोनोटोनी हमारी लिमिटेशन शो कराता है। यह हमें बताता है कि हमें और कितना इंप्रूव करना है। मोनोटोनी और गरीबी एक जैसी चीज है। डिपेंड करता है कि आपको इस गरीबी से छुटकारा पाना है कि नहीं। अपनी स्पीच में वैरायटी इंक्रीज करने के कुछ और तरीके सोचो। स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाओ, बोरिंग नहीं। एक ऑर्गेनिस्ट के पास कुछ खास कीज मालूम होते हैं जिससे वो हारमोनी कंट्रोल करता है। एक कारपेंटर के पास स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे वो बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स कंस्ट्रक्ट करता है। स्पीकर भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके पास भी कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे वो अपनी स्पीच की मोनोटोनी कंट्रोल कर सकता है। उसे मालूम है कि कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, और कैसे अपने ऑडियंस के बिलीफ्स को गाइड करना है। स्पीच में वेरिएशन देना आपकी कैपेबिलिटी से बाहर की चीज है। 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। या तो अकेले में करो या ऑडियंस के सामने करो। अगर ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा है। वो आपको फीडबैक दे सकते हैं कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, तो खुद करो और देखो कि कहाँ कमी है। नेचुरल वे में बोलना थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए थोड़ा ड्रामा क्रिएट करो। अपने हार्ड वर्क से आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो और एक स्पीकर के तौर पे अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। चैप्टर 3 एफिशिएंसी थ्रू एम्फेसिस एंड सबऑर्डिनेशन। एफिशिएंसी थ्रू एम्फेसिस एंड सबऑर्डिनेशन। कोई स्पीकर जब स्पीच देते टाइम डिफरेंट टोन यूज करे या किसी रैंडम सेंटेंस पर जोर दे, तो जरूरी नहीं कि उसे रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। आप हर एक वर्ड पर जोर नहीं दे सकते क्योंकि कुछ वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब जैसे इस सेंटेंस को ले लो, डेस्टिनी इज नॉट ए मैटर ऑन एफ चांस, इट्स ए मैटर ऑन एफ चॉइस। अब यहां पर आप डेस्टिनी वर्ड पे जोर दोगे क्योंकि ये आपकी बात का मेन आइडिया है। फिर आप नोट पर जोर दोगे ये बताने के लिए कि डेस्टिनी एक चांस की बात है। लेकिन आपको चांस वर्ड पे भी जोर देना होगा क्योंकि ये आपके सेंटेंस का दूसरा प्रिंसिपल आइडिया है। अब आप पूछोगे कि चांस पे क्यों जोर देना है, तो जवाब ये है कि ये चॉइस का कंट्रास्ट है और इससे 2 कंट्रास्टिंग बातों पर जोर दिया जा रहा है। अब आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ो और कैपिटल लेटर में लिखे वर्ड्स पे जोर देकर बोलो। डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑन एफ चांस, इट इज अ मैटर ऑन एफ चॉइस। डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, it is a matter of choice. Destiny is not a matter chance, it is a matter on of choice.
डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। दोनों में डिफरेंस है, राइट? एक एवरेज स्पीकर फर्स्ट सेंटेंस में उन वर्ड्स पे भी उतना ही जोर देगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर एम्फेसिस और सबॉर्डिनेशन में एफिशिएंट है तो आप सेकंड सेंटेंस पे जोर देकर बोलोगे और ऑडियंस को वो वर्ड्स लाउड एंड क्लियर वे में हमेशा याद रहेंगे। इस चैप्टर में एम्फेसिस का सिर्फ एक फॉर्म बताया गया है और वो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे ज्यादा जोर देना और अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स पे कम जोर देना। हालांकि हमें लाउडनेस को एम्फेसिस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कोई किसी वर्ड को जोर से बोलने का मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जोर जोर से बोलना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं होती। एक स्पीकर को यह समझना होगा कि एम्फेसिस का कोई परमानेंट रूल नहीं है, क्योंकि हम पहले से नहीं बोल सकते कि किस वर्ड पे जोर देना है और किस पर नहीं। यह स्पीकर की इंटरप्रेशन पर डिपेंड करता है और जरूरी नहीं कि हर स्पीकर सेम इंटरप्रेट करे। इसमें राइट क्या है और रॉन्ग क्या, ये बताना मुश्किल है। बस हमारे माइंड में ये प्रिंसिपल रहना चाहिए